आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2023 के लिए क्लास 6 के इतिहास के चैप्टर 1 और चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि मैंने SCERT बुक यानी बिहार बोर्ड के जो पुस्तक होते हैं उसको पढ़कर वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन किया हूँ, ताकि आप सभी लोगों को बेनिफिशियल हो सके आपके एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए जो आपका क्लास 1 to 5 है या क्लास 1 to 10 है, उसके लिए आपको जो है SCERT और NCERT पढ़ना बेहद ज़रूरी है। आप दोनों में से किसी एक को कवर कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो मैं अभी आपको जो है बिहार बोर्ड की जो पुस्तक है आपका अतीत से वर्तमान क्लास 6 के, उसके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके पाठ के दौरान जो है दिया गया है। तो एक एक करके वन लाइनर प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा। चलते हैं अतीत से वर्तमान की हम बात कर ले। यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपका बिहार बोर्ड की पुस्तक है कक्षा 6 की, और यह जो है हमारा भाग 1 है, समझ गए। इसके हम चैप्टर 1 और चैप्टर यहाँ पर हम जो है चैप्टर की बात कर ले तो 1 से लेकर जो है 5 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि पढ़ने या बुक पढ़िएगा तो बहुत अंदर है। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके पास समय कम है और बुक पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा है, समझ गए। यहाँ पर हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इतिहास, आप देख सकते हैं क्लास 6 चैप्टर 1, जिसमें हमारा अतीत के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं वो सभी मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया है और आपको बताना है इसका आंसर, समझ गए। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न देखिए कि इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है। यह आपका पहला प्रश्न है कि इतिहास से हमें क्या जानकारी मिलती है। तो अतीत की जानकारी मिलती है। अतीत यानी पुराने समय की बीती हुई बातें, कहानियाँ और उससे रिलेटेड सभ्यता संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, समझ गए। दूसरा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जमीन से नीचे दबे हुए पुराने अवशेषों, वस्तुओं, सिक्के और अभिलेखों किस काल में मिला। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि जमीन से नीचे दबे हुए पुराने अवशेष जो है, वस्तु है, जो सिक्के हैं, जो अभिलेख हैं, वह जो है किस काल में मिला। तो इसका उत्तर क्या है, पूर्व ऐतिहासिक काल। क्या है, पूर्व ऐतिहासिक काल में जो है हम सभी लोगों को जो है प्राप्त हुआ कि ज़मीन के नीचे जो है दबे हुए अवशेष मिले, सिक्के मिले, वस्तु मिले और बहुत सारे अभिलेख मिले, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 3 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार क्या था, बताइएगा। मनुष्य जो है सबसे पहले जो आपका पहला आविष्कार किया वो क्या किया, पत्थरों के औजार तथा हथियार का आविष्कार किया। सबसे पहले मनुष्य ने जो है औजार का आविष्कार किया, समझ गए। किसका किया, औजार की बात कर ले। उसके बाद जो है आग का आविष्कार किया, समझ गए। सबसे पहले उन्होंने जो है पत्थर और लकड़ी का औजार बनाना शुरू किया, फिर उसने आग का जो है आविष्कार किया, पत्थरों के बीच घर्षण करके, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर ले, जो चैप्टर 1 का है। मनुष्य द्वारा दूसरा आविष्कार क्या था, तो वह जो था आपका आग था। बस चैप्टर 1 से इतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम जो है चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में यहाँ देख सकते हैं जो आपको पढ़ना है क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपका चैप्टर 2 है वो क्या है, क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में जानना है। तो इसमें देखिए पहला यहाँ पर आपका प्रश्न इस चैप्टर से क्या है, इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा गया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से निकल कर आया था। इतिहास को जो है निम्नलिखित में से जो है 3 काल खंडों में जो है विभाजित किया गया है। कितने काल खंडों में, 3 में। पहला क्या है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, समझ गए। ये 3 आपको भागों में इसको बांटा गया है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत में प्राचीन काल का समय निर्धारित क्या किया गया है। तो देखिए प्राचीन काल का जो समय निर्धारित किया गया है वो आपका 8वीं शताब्दी किया गया है, जो कि 700 ईसा से लेकर जो है 750 ईसा पूर्व की बात करता है, समझ गए। अगला यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है, किस काल में मनुष्य जो है आग, पहिया का उपयोग, खेती करना और पशुपालन शुरू किया। तो वह जो था आपका प्राचीन काल, जिसको हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं,
पूर्व ऐतिहासिक काल भी बोलते हैं, या प्राचीन काल जो था जिसमें मनुष्य ने जो है आग, पहिए का आविष्कार, खेती करना, पशुपालन करना और औजार बनाना जो है शुरू किया। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस काल में गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, जो कि प्राचीन काल कहा गया है, 700 ईसा से लेकर 750 ईसा पूर्व तक, जिसको हम लोग पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। समझ गए। तो आप प्राचीन काल बोलिए या पूर्व ऐतिहासिक काल बोलिए, दोनों एक ही है। समझ गए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन आपका 5 है, जो कि बोल रहा है कि आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ। तो आधुनिक काल का जो प्रारंभ हुआ वो आपका 18वीं शताब्दी में हुआ। क्लियर है। अगला यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है, मानव जाति के इतिहास जिन स्रोतों से मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो मानव जाति के इतिहास जो है जिन स्रोतों से मिलती है उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। समझ गए। और यह हाथों के द्वारा लिखा हुआ हस्तलेख है। समझ गए, जिसमें जो है मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी इससे मिलती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर आपका बोल रहा है कि पांडुलिपि कैसे लिखी जाती है तथा कहाँ लिखी मिलती है। समझ गए। पांडुलिपि जो है कैसे लिखी जाती है तथा कहाँ लिखी मिलती है। तो हाथों से लिखित होती है एवं ताड़ पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्रों पर देखने को मिलती है, हाथों के द्वारा जो है खुदाई करके लिखी जाती है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है पटना बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पटना बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, ये सभी प्रश्न उसी पुस्तक से है और उसी चैप्टर से है। आप एक एक लाइन को पढ़िएगा, वहां से आपको प्रश्न जो है बनते निकलता चला आएगा। समझ गए। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 9 है, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर है। तो यह जो है आपका पालीगंज स्थित जो है भरतपुरा में है, जो कि आपका ये बिहार में ही है। समझ गए। क्लियर है। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ पर है, पालीगंज स्थित भरतपुरा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे। तो अभिलेख जो है ज़्यादातर जो है आपके संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। उसके बाद आपका 1 नंबर में संस्कृत, उसके बाद आपका प्राकृत और तमिल और कन्नड़ भाषा में मिलते थे। तो अगर आपको ऑप्शन में ये चारों मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई ना कोई एक तो दिया रहेगा ना, इसीलिए मैंने चारों यहाँ पर लिख दिया है। अभिलेख जो थे आपके ज़्यादातर संस्कृत भाषा में और प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे 2 नंबर पर, और 3 नंबर में आपके तमिल भाषा पर, और 4 में आपका कन्नड़ भाषा। समझ गए। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हम अतीत की जानकारी कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो अभिलेखों से प्राप्त करते हैं। अभिलेख क्या होता था, जो कि तारपत्रों पर पर्वतों पर लिखे हुए मतलब पुराने जमाने के तथ्यों थे। समझ गए। अगला यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न है, अभिलेख कैसे लिखे जाते थे। तो अभिलेख जो थे पत्थर अथवा धातु के सतह पर औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए जाते थे। यानी कि यहाँ पर पत्थर है, इस पत्थर पर खोद कर लिखे जाते थे। समझ गए। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न है कि पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो पुराने समय के वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। समझ गए। क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है, किसने पटना के कुम्हार नामक स्थान ने खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजमहल के स्तंभ निकाले थे। तो डॉक्टर स्पूनर ने जो है पटना के स्थित जो है कुम्हार नामक स्थान से खुदाई करके जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले थे। क्लियर है। किसने निकाला था, तो डॉक्टर स्पूनर ने। कहाँ से निकाला था, पटना के जो है कुम्हार नामक स्थान से। समझिए, किसके निकाला था, तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजमहल का स्तंभ। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका 16वां प्रश्न है कि भौतिक शास्त्री कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर क्या निश्चित करते हैं। तो देखिए, भौतिक शास्त्री जो है कार्बन 40 की मात्रा से जो है किसी भी जीव की आयु की जो है ज्ञात करते थे। किसी की जीव की आयु ज्ञात करना है तो कार्बन 14 की मात्रा से प्राप्त होता था या कार्बन 14 की विधि से प्राप्त होता था। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 17 नंबर है, प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना किस आधार पर होता था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो विक्रम संवत और शंख संवत जो था प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना जो है की जाती थी इसके अनुसार, विक्रम संवत और शक संवत। क्लियर है।
अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो चैप्टर 2 का है, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के सभी तिथियों को क्या लिखते हैं और बाद के तिथियों को क्या लिखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए ईसा मसीह का जो कि आपको मालूम है, ईसा मसीह के बारे में जो क्रिश्चियन धर्म के जो है प्रवक्ता थे अप्रॉक्स, और यहाँ पर जो है जन्म के पहले को जो है ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम लोग बीसी कहते हैं, यानी कि ईसा पूर्व कहते हैं, और बाद के समय को सन ईस्वी कहते हैं, यानी कि एडी कहते हैं। समझ गए। अगला यहाँ पर है कि भारत की चौहद्दी क्या है। तो काफ़ी ये तो इजी प्रश्न है, आप सभी लोगों को मालूम होगा। आपका पूरब में जो है क्या है, बांग्लादेश, पश्चिम में आपका अरब सागर, बहुत सारे भी है, उत्तर में आपका हिमालय पर्वत, और दक्षिण में आपका जो है हिंद महासागर, श्रीलंका, ये सब आ जाते हैं। अगर हम पूरब की बात करें, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी भी आती है। समझ गए। अगला यहाँ पर आपका 20 नंबर प्रश्न है कि खैरत दर्रा, देखिए खैबर यहाँ पर याद रखिएगा, और बोलन, और यहाँ पर आपका गोमल। समझ गए। ये सभी कहाँ पर स्थित है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में है। ऐसे पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे लगा इसीलिए मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया हूँ। ये सभी दर्रा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के जो है बॉर्डर के आसपास स्थित है। समझ गए। याद रखिएगा खैबर दर्रा जो है आपका पाकिस्तान में है, क्लियर कर लीजिएगा, और बोलन और आपका गोमल ये जो है आपका अफगानिस्तान और ईरान के बीच में है। क्लियर है। 21 नंबर प्रश्न की हम बात कर ले तो 21 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि भारत में सबसे पहले कहाँ गेहूं और जौ तथा बकरी तथा गाय बैल जैसे पालतू जानवरों को पालना शुरू किया गया था। तो वह जो था आपका उत्तर पश्चिम क्षेत्र मेहरगढ़ से। समझिए कहाँ था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र मेहरगढ़। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है नगरी सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का विकास कब हुआ। तो लगभग जो है 2500 ईसा पूर्व में। और अगर आपसे पूछ ले कि सिंधु सभ्यता का खोज कब किया गया था, तो आपका बोलिएगा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया था। समझ गए। किसके द्वारा, दयाराम, याद रखिएगा, दयाराम साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है 1921 में जो है किया गया था। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बात कर ले तो 24 नंबर यहाँ पर आपका प्रश्न है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। देखिए गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कैसे किया गया था। तो इसका ये क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर लगता है मिस हो गया है। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण जो है, ये मैं क्वेश्चन भूल रहा हूँ, इसको डाउट रखिएगा, इसको मैं आपको बता दूंगा, कोई बात नहीं। लगता है इसका आंसर लिखना भूल गया मैं। यहाँ देखिए महापाषाणी संस्कृति का निर्माण जो है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने के दौरान जो है कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कोई बात नहीं है। अगले प्रश्न को इसको देखिएगा, आपको मिल जाएंगे। महापाषाणी संस्कृति का निर्माण कैसे किया गया था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है सबसे पहले चावल धान कहाँ उगाया गया था। तो देखिए विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में कोल्डिहावा और चौपानी मारो नामक स्थान पर उगाया गया था सबसे पहले चावल धान। समझ गए। अगले यहाँ पर आपका 27 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे। तो उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र में जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे। अगला यहाँ पर है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला। तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला, जो कि संस्कृत में उसे सिंधु कहा जाता था। समझ गए, इंडस से निकला। अगला है किसने भारत को सिंध और हिंदुस्तान या इंडोस तथा इंडिया कहा। तो ईरानियों और यूनानियों ने जो है भारत को जो है सिंधु, इंडोस और इंडिया कहा। अगला प्रश्न यहाँ पर 30 नंबर है कि हिंदुस्तान का उल्लेख जो है कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला यहाँ पर है प्रथम बड़ा साम्राज्य कौन था। तो मगध जो है मतलब प्रथम बड़ा साम्राज्य था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आपके जो है टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है। और यह जो है आपका क्लास 6 का जो है बिहार बोर्ड की इतिहास का चैप्टर 2 है। अब हम चैप्टर 3 की बात करेंगे। अब हम जो है क्लास 6 जो कि आपका बिहार बोर्ड का पुस्तक है उसके जो है चैप्टर 3 की बात करेंगे। अतीत से वर्तमान की हम बात करेंगे। इसमें चैप्टर 3 में आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, प्रारंभिक समय के बारे में आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पृथ्वी पर जीवन का उत्पत्ति कब हुई। तो करोड़ों वर्ष पहले हुआ, बस याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते थे। तो प्रारंभिक जो औजार बनाते थे लोग वो ज़्यादातर जो है पत्थर के बने होते थे। क्लियर है। अगला यहाँ पर है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ पर है। तो भीमबेटका की गुफा जो है ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका बोल रहा है कि आरंभिक मानव को पहनने की चीज़ें कहाँ से मिलते थे। तो आरंभिक मानव के जो पहनने की चीज़ें थी वह जानवरों की खाल तथा पेड़ पौधों की छाल जो है पहनते थे। अगला प्रश्न
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर है कि पैसरा बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है आपका मुंगेर में स्थित है। पैसरा बिहार, पैसरा जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित है। अगला यहाँ पर 6 नंबर है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिकांश मिले? तो मध्य प्रदेश से मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान जो है सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश से मिले। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आपका जो है आग का आविष्कार हुआ था। याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखिएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। क्लियर है। अगला यहाँ पर है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या है, और यहाँ पर है मध्य पाषाण काल का समय क्या है, और यहाँ पर नव पाषाण काल का समय क्या है। तो पूरा पाषाण काल का समय जो है 20 लाख साल से लेकर जो है 14,000 साल तक है, और मध्य पाषाण काल का जो है 14,000 साल से ले जो है 8,000 साल तक है, और नव पाषाण का काल जो है 8,000 से लेकर 300 साल तक है। क्लियर है। अब हम चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 4 में आपको जो है क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। चैप्टर 4 की हम बात कर ले तो इसमें आपके जो है प्रथम कृषक एवं पशुपालन की बात कर रहा है, यानी कि प्रथम बार जो है कृषि कैसे किया गया और पशुपालन कैसे किया गया, इसके ऊपर बात करना है। इससे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका है अतीत से वर्तमान क्लास चैप्टर 6 का जो है आपका चैप्टर 4 है। आगे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सबसे पहले लोग खेती करना कब शुरू किए? तो 8,000 ईस्वी से लेकर पहले 10,000 साल पहले, समझ गए। अगला यहाँ पर है कि सबसे पहले खेती की शुरुआत किस देश में हुआ? तो सबसे पहले खेती का शुरुआत जो है इराक और ईरान की पहाड़ियों की तलहटी से हुआ, समझ गए। इराक और ईरान की पहाड़ियों की तलवट्टी से हुआ। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भारत में खेती की शुरुआत कब हुआ? तो 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में शुरू हुआ था खेती की शुरुआत, और देश में तो इराक और ईरान की पहाड़ियों की तलवट्टी में। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो कुत्ता को, फिर उसके बाद सुअर को, भेड़ को, बकरी को, सबसे पहले कुत्ता को बनाया। क्लियर है। अगला यहाँ पर 5 नंबर है कि पुरातत्वविदों, देखिए पुरातत्वविदों को भारत से नवपाषाण काल कृषक और पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ से? पश्चिमोत्तर क्षेत्रों से मिले, समझ गए। पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में जो है नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालन के साक्ष्य मिले। क्लियर है। अगला यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है प्राप्त वस्तु की बात कर ले, और यहाँ पर आपका जो है पूरा स्थल है, कौन सा वस्तु जो है किस जगह से प्राप्त हुआ, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। तो पहला यहाँ पर है गेहूं, जौ और भेड़ और बकरी। तो ये जो है मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, समझ गए। गेहूं, जौ और भेड़ और बकरी जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है। चावल, जानवरों की हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश कोल्हिडवा से प्राप्त हुआ, समझ गए। अभी भी पता है कि भारत में जो है चावल सबसे ज़्यादा जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, धान की खेती वहाँ होती है। अगला यहाँ पर है चावल, जानवरों के खूर के निशान कहाँ मिले? तो मेहरगढ़ जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। अगला यहाँ पर है गेहूं, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी कहाँ मिला? तो बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित है। गेहूँ, चना, जौ जो कि चिरांद, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो आपका चिरांद है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है, समझ गए। छपरा जिला से रिलेटेड है ये, बिहार छपरा जिला, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, आगे यहाँ पर है कि कला, चना, ज्वार, बाजरा, भेड़ और सूअर कहाँ से मिले? तो पयमपल्ली जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा इसको। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है? 7 नंबर, आयताकार एवं चौकार घरों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ जो कि अभी आपका पाकिस्तान में स्थित है, समझ गए। अगला है मृतकों के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में स्थित है, सिंधु सभ्यता के आसपास। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला? तो कोलीडिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, समझ गए, जो कि यूपी में स्थित है। क्लियर है। अब हम जो है चैप्टर 5 की तरफ बढ़ेंगे, इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चैप्टर 5 की हम बात कर ले। पहला प्रश्न है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का प्रयोग किया, याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा का किया। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है धातु युग की शुरुआत जो है किस काल से हुआ? तो नवपाषाण काल के अंत में हुआ, याद रखिएगा। धातु युग की शुरुआत जो है नवपाषाण काल के अंत में हुआ।
अगला यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? तो 1921 ईस्वी में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है किया गया। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया। अगला, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। अगला यहाँ पर है कि मोहनजोदड़ो की बात कर ले तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुआ और इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी ने किया और यह जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 3 प्रश्न क्लियर हो गया मोहनजोदड़ो से रिलेटेड। मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुआ और किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने किया और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। आगे हम बात करते हैं कालीबंगा के। यहाँ देखिएगा कालीबंगा की हम बात कर ले तो यह जो है 1961 ईस्वी में जो है इसकी खोज हुई और ब्रजवाली लाल ने इसकी खोज की और यह जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका 8 नंबर प्रश्न है, लोथल की बात कर ले तो जो कि आपका 1954 ईस्वी में जो है इसकी खोज किया गया और रंगनाथ राव ने इसका खोज किया और भोगवा नदी के किनारे जो है यह स्थित है। समझ गए। आगे हम बात करते हैं धौलावीरा। ये देखिएगा अगर 9 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले धौलावीरा की बात कर ले तो धौलावीरा जो है यह अभी गुजरात में स्थित है और इसका खोज जो है 1989 और 90 के बीच में हुआ था और R.S. विस्ट ने किया था। किसने किया था? R.S. विस्ट ने जो है इसकी खोज की थी। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है चंद्राहु। समझ गए। इसका खोज जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। गोपाल मजुमदार ने किया था जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला है रंगपुर। इसका खोज जो है 1931 से लेकर 1953 के बीच में हुआ जिसके खोजकर्ता जो है माधव स्वरूप वत्सल्य हैं और यह जो है मादर नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। यहाँ से प्रश्न ये देख लीजिएगा एक बार इसको। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है सभ्यता दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। इसका खोज सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा 1961 ब्रजवाली लाल ने किया था, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। लोथल 1954 रंगनाथ राव ने किया था, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा जो कि अभी गुजरात में स्थित है R.S. विस्ट ने किया था। इसका खोज 1990 में। चंद्राहु की बात कर ले तो 1931 में हुआ था। गोपाल मजुमदार सिंधु नदी के तट पर यह स्थित है। क्लियर है। मादर नदी रंगपुरा जो है मादर नदी के तट पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर जो है कितने हिस्सों में विभाजित थे? तो 2 हिस्सों में विभाजित थे। पहला जो था आपका पश्चिमी और दूसरा आपका पूर्वी। पश्चिमी जो एरिया था वो छोटा था और पूर्वी जो एरिया था बड़ा था। छोटा एरिया में जो है दुर्ग कहते थे और बड़ा को जो है नगर कहते थे। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका 13 नंबर प्रश्न है कि नगर की 4 दीवारियों का निर्माण किससे किया गया था? तो ईंट से किया गया था। किससे किया गया था? ईंटा से। समझ गए। ईंट से जो है किया गया था। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका 14 नंबर, तालाब और कुएं की साक्ष्य जो है कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो से मिले। समझ गए। मोहनजोदड़ो से मिला था तालाब और कुएं का साक्ष्य। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, महास्नानगढ़ कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये भी जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। कुएं के साक्ष्य, तालाब के साक्ष्य भी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, अग्निकुंड कहाँ मिला? तो कालीबंगा और लोथल में मिला था। लोथल जो है सबसे बड़ा बंदरगाह है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर 17वां प्रश्न है, भारत की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरीकरण हो गया है? तो अभी प्रेजेंट में जो है 28% जो लोग हैं वो क्या हो चुके हैं? नगरीकरण हो चुके हैं। अगला प्रश्न, मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ किधर और खुलते थे? तो सिंधी सभ्यता के जो मकाने और खिड़कियाँ जो थी वो गली की तरफ खुलता था। समझ गए। रोड की तरफ ना खुलकर गली की तरफ खुलता था। अगला यहाँ पर है कि छपाई मुहर पर किसके चित्र बने होते थे? तो जानवरों के सुंदर कलाकृतियाँ बनी हुई थी। समझ गए। छपाई मोहरे पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि देखिए मेलुआ किसका प्राचीन नाम है? तो सिंधु क्षेत्र का जो है मेलुआ जो है प्राचीन नाम है। ये सभी प्रश्न आपके किताब में दिया हुआ है तो जरूर अगर आपके पास समय है तो पढ़िएगा, नहीं तो वीडियो देखकर ही देख लीजिएगा, रट लीजिएगा। अगला यहाँ पर है कि मेलुआ की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मेसोपोटामिया में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? मेसोपोटामिया में मिलती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किसके पूजा करते थे? तो वृक्ष और पशु की जो है पूजा करते थे। समझ गए। इन हड़प्पा जो वासी थे ना उनको मातृशक्ति में या मातृ देवी में ज़्यादा विश्वास था। अगला है, हड़प्पाई धरती को क्या मानकर पूजा करते थे? देवी मानकर, मातृ देवी मानकर जो है लोग उनकी पूजा करते थे। क्लियर है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। हड़प्पाई लोग किनके विश्वास रखते थे? तो जादू टोना में विश्वास वो रखते थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि क्या हड़प्पाई लोग जो थे किसमें मतलब विश्वास करते थे, तो जादू टोना में करते थे। समझ गए। अगला है हड़प्पाई लोगों जानवरों में किसकी पूजा करते थे? तो एक सींग वाला गेंडा और कुबेर वाला सांड की जो है पूजा करते थे। अगला है धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपका गुजरात में स्थित है। अगला है लोथल क्या था? तो एक बंदरगाह था, याद रखिएगा एक बड़ा बंदरगाह था। अगला यहाँ पर आपका प्रश्न है 38 नंबर। 38वां प्रश्न बोला कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कब और होने लगा? तो 1700 ईसा पूर्व में जो है हड़प्पा सभ्यता का अंत होने लगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है राजस्थान खेतरी से क्या प्राप्त करते थे? तो तांबा प्राप्त करते थे। मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। अगला है कर्नाटक कोलर से जो है वो सोना प्राप्त करते थे। अगला है अफगानिस्तान और ईरान से वो चांदी को प्राप्त करते थे। तो यह जो था आपका चैप्टर 1 से लेकर जो है चैप्टर 5 तक था, जो कि मैंने आपको करा दिया, जो कि आपका बिहार बोर्ड के जो है क्लास 6 के इतिहास के चैप्टर 1 to 5 थे। समझ गए। क्लास 6 के जो है इतिहास के जो है आपका चैप्टर 1 to 5 थे, जिसके हमने 1 लाइनर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा दिया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और यह वीडियो जो है आपके बीपीएससी एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो डेली बेसिस पर आप क्लास करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।